8. फोन कटने के बाद भी एमिली के कानों में आवाज गूंज रही थी। मैडम, आज खेल अधूरा छोड़कर गई आप, कल आइएगा, जरूर इंतजार रहेगा। एमिली ने तय किया कि अब वो वनवीर दास तक पहुंच के रहेगी। वो अभी हॉस्पिटल के बाहर इतना सोच ही रही थी कि मैथ्यू अपने घावों की पट्टी करवा के बाहर आ गया। एमिली मैथ्यू को आंखों में देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैथ्यू को उस पर शक है कि नयन और वो करीब आ चुके हैं। लेकिन मैथ्यू उसके करीब आते ही जो बोलता है उसे एमिली सोच में पड़ जाती है। मैथ्यू हल्का सा दर्द को संभालते हुए बोला, एमिली, आज जब मुझ पर हमला हुआ तो मैंने सबसे पहले जिस शख्स के बारे में याद किया, पता है वो कौन था? कौन था वो डिटेक्टिव साहब? तुम एमिली, क्योंकि इस दुनिया में अब सिर्फ तुम हो जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। पता है, जब इंसान ऐसी किसी सिचुएशन में होता है तो सबसे पहले उसे ही याद करता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और आज मुझे समझ आ गया कि हम भले 2 साल दूर रहे, दिल अभी भी करीब है। ओह फक, मुझे लगा था अब इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं होंगी, पर ये तो आज भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन मैं तो नयन से प्यार करने लगी हूँ फिर से। कहाँ खो गई मैडम साहिबा? और ये बताओ, तुम सारा के साथ उस जंगल में कैसे पहुंची? वहां की लीड तो मुझे ही मिली थी। आप पुलिस में है जनाब, और आपको इतना नहीं पता कि अगर आप अकेले भी कहीं जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। वैसे भी उस जंगल में जाना सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन मैं तो उस जंगल में कभी पहुंचा ही नहीं, तो तुम लोग उसके अंदर क्यों गए? और वो भी सिर्फ तुम दोनों? क्या छुपा रही हो? देखो मैथ्यू, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तुम इतना मत सोचो। हम तुम्हें ही लेने वहां गए थे और वहां पर वो मेयर का बच्चा मिल गया। मुझे गोवा का सीनियर डिटेक्टिव ऐसे ही नहीं बनाया गया है एमिली। इस केस की हेड तुम हो, लेकिन तुमसे तेज मेरी निगाहें हैं। मुझे पता है कि तुम किससे मिलने जा रही थी। तो बताइए डिटेक्टिव साहब, किससे मिलने जा रही थी मैं? वनवीर दास। देखो एमिली, सबसे पहले वो मैगजीन मैंने पढ़ी है। ये खेल इस शहर में करप्शन और कंट्रोल का है। यहाँ शांति इसलिए रहती है क्योंकि जो सच जानता है वो मार दिया जाता है। फिर वनवीर दास कैसे जिंदा है और इतने बड़े शहर से दूर जंगल में क्यों बसा है? उसकी कुछ वजह होगी, इसलिए तुम अकेले जेम्स बॉन्ड बनकर वहां नहीं जाओगी। इस सवाल का जवाब भी वही देगा। और वो भैया जी, वो भी चाहिए मुझे। रही जेम्स बॉन्ड बनने की बात, तो मैं एमिली थॉमस से अच्छी हूँ। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, बाकी मैं देख लूंगी। भैया जी को भी और उस खूनी खेल के मास्टरमाइंड को भी। अब वो बहुत देर तक मेरे साथ खेल नहीं खेल सकता। अब बस बारी उसके चेहरे से पर्दा उठाने की है मैथ्यू। मैं अब सुबह का इंतजार कर रही हूँ। तुम आराम करो, हम कल किसी ना किसी नतीजे पर जरूर होंगे मैथ्यू। गुड नाइट माय लव। मैं तो सो कॉल क्रिश्चियन हबी हूँ तुम्हारा। लव तो नयन है, उसे ही बोलो। वैसे भी यहाँ लोग तुमसे पूछते ही होंगे कि तुमने मेरे लिए अपना धर्म, अपना नाम सब बदल लिया। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी मैथ्यू। तुमसे प्यार नहीं करती तो अपना शहर, अपना पुराना वजूद, वो सब भूलकर इमली ठाकुर को एमिली थॉमस नहीं बनाती मैं। आई नो बेब, ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। ये केस एक बार सॉल्व हो जाए, फिर हम हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। एमिली, शायद तुम्हारा फोन बज रहा है। ओह या, इट्स नयन्स कॉल। यस इंस्पेक्टर। हे एमिली, फॉरेंसिक्स लैब चलना होगा। अभी इसी वक्त कुछ मिला है एसीपी की बॉडी में। इंस्पेक्टर, आई थिंक इट्स लेट नाइट। हम सुबह जाकर देख सकते हैं। सुबह बहुत देर हो जाएगी एमिली। डॉक्टर कुलकर्णी ने हमें अभी बुलाया है। कुलकर्णी इतनी रात में लैब में क्या कर रहा है? क्या हो गया एमिली यार तुम्हें? कुलकर्णी आधी रात में लैब केबीसी खेल रही हो मेरे साथ। वो कुलकर्णी फॉरेंसिक एक्सपर्ट है तो अपनी लैब में मिलेगा ना। हम एक रात और नहीं सोएंगे एमिली, पर हमें अभी जाना होगा। ओके, मैं मैथ्यू को पुलिस क्वार्टर में सेफली छोड़कर आती हूँ। मैंने पहले एक गाड़ी भेज दी और गार्ड वहां पहुंचकर मैथ्यू को उसकी जगह तक पहुंचा देगा। और अब तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? एमिली, इस केस के बाद हम उसे फिर से बता देंगे कि हम फिर से एक हो गए और तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। ज्यादा हो रहा है इंस्पेक्टर। मत भूलो कि तुम बस एक इंस्पेक्टर हो और मैं इस केस की इंचार्ज। सो मैं खुद डिसाइड करूंगी कि कब क्या करना है किसके साथ। वेट, मैं आ रही हूँ। लगता है ये गाड़ी नयन ने मेरे लिए भेजी है। डोंट वरी एमिली, तुम जाओ जहाँ भी तुम्हें नयन बुला रहा है। केस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके मैथ्यू, तुम आराम से जाओ। मैं लैब से वापस अपने क्वार्टर पर जाऊंगी। हम कल मिलते हैं। और तुम थोड़ा ठीक हो जाओ, फिर इस केस पर एक्टिव होना। बाय। एमिली की गाड़ी डॉक्टर कुलकर्णी की लैब की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो किसी और सोच में डूबी थी।
उसका मन अब दो मर्दों के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ वो था जिसके लिए उसने अपना नाम, अपनी पहचान सब बदलकर उससे शादी की। एक नयन जिसके साथ उसका पुराना प्यार फिर जागने लगा था। किसी अजनबी खूनी का सच ढूंढने आई थी एमिली, अब खुद ही दो पहचानों में फंस रही थी। एक एमिली जिसे मैथ्यू प्यार करता था और एक एमिली जिसे नयन पाना चाहता था फिर से। और तीसरा वो जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसने एमिली को अपने खूनी खेल के चक्रव्यूह में फंसा रखा था। एमिली की गाड़ी चलते हुए लैब तक पहुंची तो उसके ड्राइवर की आवाज ने उसे सोच से बाहर निकालते हुए कहा, मैडम लैब आ गई। मैडम। हाँ ओके, तुम यहीं वेट करो, मैं अंदर से थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जी मैडम। अरे वाह डॉक्टर साहब, आपके लैब के दरवाजे भी रात में हॉरर मूवी की तरह आवाज करते हैं। ओह आइए जासूस साहिबा, आपके लिए अच्छा गिफ्ट है मेरे पास, आप देखकर धन्य हो जाएंगी। एक मिनट, वैसे आप ये इधर उधर क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि मुझे यहाँ बुलाने वाला इंसान अभी तक नहीं आया है। ओह नयन को ढूंढे ने ना, क्या बात है। खुद ही खुश हो रहे हैं आप। ऐसा भी क्या ढूंढ लिया है आपने जो आपका मन वो क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, प्रफुल्लित हो रहा है डॉक्टर साहब। क्योंकि जो चीज़ वो खूनी ढूंढ रहा है, या यूँ कहें कि हमसे ढूंढवा रहा है, उसकी सबसे अहम कड़ी हमें मिल गई है। व्हाट? ऐसा क्या मिल गया जो आप इतने खुश हैं? और उसमें क्या है ऐसा जो हमारे काम आने वाला है? वेट रिलैक्स, नयन को भी आ जाने दो, कि नयन को दो नैना भी खोलने हैं। पर वो तो कहीं देख नहीं रहा है और मैं ऐसे लेट लतीफ का वेट नहीं करने वाली। कितना हाइपर हो रही है। अच्छी चीज़ मिली है, उसी से रिलेटेड कुछ काम के लिए मैंने उसे भेजा था, आ जाएगा। ओह देखो आ गए वो जिन्हें खोज रहे थे नैना। What is this behavior, इंस्पेक्टर नयन? आप मुझे बुलाकर कहाँ गायब हो गए थे? सॉरी मैम, वो मिस्टर कुलकर्णी, आई मीन डॉक्टर कुलकर्णी का भी एक काम पूरा करने में थोड़ा अटक गया, सॉरी। आपको पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करना है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए नहीं। हेलो चिल जासूस साहिबा, फॉरेंसिक रिपोर्ट डिपार्टमेंट वाले भी पुलिस डिपार्टमेंट वालों के लिए ही काम कर रहे हैं, तो जनाब से मैंने कोई एक्स्ट्रा या गलत काम तो करवाया नहीं। क्यों, क्या काम था वैसे? इनकी सो कोल्ड बहन का डीएनए टेस्ट कराना था मुझे अनऑफिशियली, सो उसका बाल मंगवाया था। What? And why? ऐसा क्या है? बताता हूँ, आपको मेरे साथ आना है एसीपी की लाश तक। कम। ओके, कम इंस्पेक्टर। तीनों चलते हुए वहां पहुंचे जहां एसीपी की लाश पड़ी थी। सामने पड़ी एसीपी की लाश मानो अब एमिली से कुछ कहना चाहती है। लाश को देखकर एमिली कुछ घबरा सी रही थी, लेकिन उसके आगे चल रहे डॉक्टर कुलकर्णी उसे और नयन को एक जगह खड़े होने के लिए बोलते हैं और फिर लाश के बगल से हाथ में पैकेट निकालते हैं। दरअसल वो एविडेंस पैकेट था जिसमें एक किसी छोटे ताले की चाबी थी और उस चाबी में कुछ प्रिंट था जो नयन और एमिली को क्लियर नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे नयन ने वो चाबी देखी, उसे वो चाबी कहीं देखी हुई लग रही थी। तभी डॉक्टर ने एमिली को चाबी पकड़ाते हुए कहा, सो ऑफिसर एमिली, आप इस पर प्रिंट सिंबल्स या कोड पढ़ सकती है। श्योर, दीजिए मुझे। HN3310। फक, ये तो वही कोड है जो अभी तक हमें एमिली की बॉडी और उस नोट से मिला था। नोट के कुछ पार्टिकल्स हमें एसीपी के पेट से मिले हैं और ये चाबी भी उसी के पेट से मिली है। तुम्हें 500 का नोट मिलना, एमएलए के नौकर को 500 का नोट देना और इसके पेट में से 500 का नोट मिलना, सब ये इशारा कर रहा है कि चाबी का उस तिजोरी से कनेक्शन है और नोट का सीधे हत्यारे की जिंदगी से। ये चाबी आपको इसके पेट में मिली है? रियली? अगर हजम होने वाली चीज होती तो और कहीं मिलती, इसलिए ऑब्वियसली पेट में मिली है। नयन जी क्या हो गया आपको? एंड एक मिनट, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ इंस्पेक्टर, मैं भी देख रही हूँ। तब से आप इस चाबी को देखने के बाद बहुत घबराए हुए से हैं। क्या हुआ? बोलिए इंस्पेक्टर जी, क्या हुआ आपको? मैंने ये चाबी सुलोचना के हाथों में देखी थी। पहले जब उसकी शादी सौरभ से हुई थी तब उसने मुझे एक बार इसे दिखाते हुए कहा था कि उसे सौरभ ने इस चाबी को संभाल कर रखने को कहा है। What?
मतलब ये चाबी चौहान के घर में थी, फिर ये एसीपी के पेट तक कैसे आई? गलत क्वेश्चन एमली जी। आप ये पूछिए कि क्या इनकी बहन ने मर्डर के बाद इस चाबी के गायब होने के बारे में बताया था? आंसर दीजिए इंस्पेक्टर, फास्ट। नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि वे सोच रही थी जिस चाबी को मर्डर पागलों की तरह ढूंढ रहा है और आपको हिंट्स दे रहा है, उस चाबी के बारे में सुलोचना को सब पता है, तो उसने उसको कुछ क्यों नहीं बताया? वन मोर थिंग, एसीपी ने अपने दांत के बीच एक बहुत महीन स्लिप छिपाई थी और उसके मुंह में एक औरत के बाल भी है। क्या है उस स्लिप में डॉक्टर? उस स्लिप में सुलोचना चौहान उर्फ मैथिली ठाकुर लिखा हुआ है। एक पुलिस वाले ने क्लू छोड़ा है। अगर तो जरूर ये सुलोचना मैथिली। अब आप कहाँ खो गई एमली जी? कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मिलेगा प्लीज? उसके लिए आप रिसेप्शन एरिया में आ जाइए, वहां ही पानी मिलेगा। अरे आपको क्या हुआ? इंस्पेक्टर प्लीज चेक। एमिली भागते हुए रिसेप्शन में पहुंची और पीछे से नयन ने उसे आकर पानी पिलाया। एमिली शांत होती है। तब नयन उससे पूछता है कि मैथिली नाम सुनकर वो इतना हाफने क्यों लगी थी। तभी एमिली बोली, नयन तुम्हें याद है मेरे चाचा की बेटी बचपन में मिस हो गई थी, उसका नाम भी। एमिली अपना सेंटेंस पूरा करती उससे पहले ही नयन बोल पड़ा, मैथिली ठाकुर था और तुम्हारे चाचा भी तो गायब हो गए थे। नयन की यह बात सुनकर एमिली को एहसास हो रहा था कि सुलोचना उसे दीदी दीदी क्यों बोल रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि सुलोचना इस रहस्य के बारे में कुछ नहीं, बहुत कुछ जानती है। उसने कांपती आंखों से नयन को सुलोचना को कॉल करने को कहा। नयन कॉल उठाता है और जब वो हेलो बोलता है तब उसके सामने एक आदमी बोलता है, खम्मा गणी साहब, अब आपरी छोरी ये फोन हमारी दुकान पर छोड़ गई। मैं किनारा नगर के बस डिपो से बोल रहा हूँ, फोन यही है जी, ले जाओ आप। नयन उस आदमी की ये बात सुनता है और एमिली से बोलता है, इमली, मैथिली किनारा नगर से बाहर चली गई है।